नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे टैरिफ पर कैसे मोदी के बाद फडणवीस ने ट्रंप को दिया झटका, क्यों घुटनों पर आए उद्धव और राज ठाकरे। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा फैसला, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का रास्ता हुआ साफ। टैरिफ वॉर से निपटने के लिए महाराष्ट्र में बनेगा वॉर रूम। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने खेला बड़ा दांव, 29 जातियों को ओबीसी में शामिल करने का बनाया प्लान, विपक्ष में मचा हड़कंप। उपराष्ट्रपति चुनाव में एमवीओ को लगेगा झटका, सीएम फडणवीस ने शरद पवार उद्धव ठाकरे को किया फोन, मराठी अस्मिता की दिलाई याद। बेस्ट चुनाव में शर्मनाक हार के बाद उद्धव राज ठाकरे की सियासत पर सवाल, क्या नगर निगम चुनावों में साथ आएंगे ठाकरे भाई। लाड़की बहन योजना में हुआ बड़ा घोटाला, 12,000 से ज्यादा पुरुषों के खाते में गए योजना के पैसे, विपक्ष ने उठाए सवाल। खबरों में सबसे पहले बात टैरिफ पर फडणवीस के फैसले की। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर टैरिफ लगाकर देश को मुश्किल में डालने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी की कूटनीति और रणनीति ने ट्रंप को ही फंसा दिया है। अब टैरिफ को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। टैरिफ से निपटने के लिए महायुति सरकार ने बिजनेस को आसान बनाने के लिए तीसरा वॉर रूम बनाने का फैसला किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बनाए जाने वाले इस वॉर रूम की हर महीने समीक्षा भी की जाएगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वॉर रूम स्थापित करने के आदेश से जुड़े जो निर्देश हैं वो उन अधिकारियों को दिए हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के मुताबिक किए जाने वाले उपायों पर उन्होंने बैठक की और उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अमेरिका की चुनौतियों से निडर होकर कदम आगे बढ़ा रहा है। घरेलू सामानों के लिए वैकल्पिक बाजार खोजने और अमेरिका के लगाए गए टैरिफ से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस आपदा को अवसर मानते हुए राज्य की व्यापार सुगमता नीति में 100 बदलाव किए जाने चाहिए। फडणवीस ने भी स्वदेशी पर जोर दिया है। जिस तरह से पीएम मोदी लगातार हर मंच से स्वदेशी की बात कर रहे हैं, वही बात फडणवीस ने दोहराई है। उन्होंने कहा कि कारोबार को अब नई दिशा देने की बात हो चुकी है। इसके साथ ही ग्लोबल इंडिया बिजनेस कॉरिडोर ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर साइन करने की घोषणा की। इस समझौते का मकसद भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और बातचीत को प्रोत्साहित करना है। इस सहयोग के तहत GIBC उद्योग विभाग की विस्तारित इकाई के रूप में काम करेगा और यूके और यूरोप में महाराष्ट्र के हितों का प्रतिनिधित्व और सहयोग सुनिश्चित करेगा। यह समझौता सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में लिया गया, जिसमें बैंकिंग और वित्त अवसंरचना, विनिर्माण प्रौद्योगिकी और नवीकरणीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सहित कई हाई विकास क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ाने के लिए जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र भारत के सबसे आकर्षक निवेशी राज्यों में शामिल है और भारत आगे बढ़ रहा है। खबरों में अब बात अगली खबर की। BMC चुनाव का बिगुल बजने से पहले महायुति सरकार ने 29 नई जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया है। ओबीसी की लिस्ट को और विस्तारित करने की दिशा में बीजेपी सरकार ने अहम कदम उठाया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 नई जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की सिफारिश राज्य सरकार को भेजी। सरकार की मंजूरी मिलते ही ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार को ही ओबीसी जातियों की लिस्ट तैयार करने का अधिकार है। महाराष्ट्र में पहले से ही ओबीसी की लिस्ट काफी लंबी है। फिलहाल करीब 351 मूल जातियां और उनकी कई उपजातियां इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा निराश्रित जातियां, खानाबदोश जातियां, जनजातियां, खानाबदोश जनजातियां और विशेष पिछड़ा वर्ग जैसी श्रेणी भी इस लिस्ट में शामिल है। इसी आधार पर इन जातियों को आरक्षण का फायदा दिया जाता है। महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग में पहले से माली, कुंभी, धनगर, बंजारी, तेली जैसी प्रमुख जातियां शामिल हैं। कई दूसरे समाज भी लगातार अपनी जातियों को इस लिस्ट में शामिल किए जाने की मांग करते रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े जाति समूह से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों की जांच करने के बाद 29 और जातियों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की गई है। आयोग ने जिन जातियों का प्रस्ताव भेजा है उनमें लोध, लोधा, लोधी और बड़गुजर, पेंढारी, वीरशैव, लिंगायत गौरव, साथ ही लिंगायत में जंगम, नहावी, तेली, धोबी, माली,
फुलारी, सुतारी जैसी जातियां भी शामिल हैं। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अगर केंद्र सरकार से मंजूरी मिलती है तो ओबीसी की लिस्ट में इन 29 जातियों का भी समावेश होगा और उन्हें आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। खबरों में आगे का रुख करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को फोन किया। सीएम फडणवीस ने शरद पवार और उद्धव से कहा कि राधाकृष्णन महाराष्ट्र के वोटर हैं, इसलिए उनका समर्थन करना चाहिए। इससे पहले भी सीएम फडणवीस ने दोनों नेताओं से अपील की थी कि वो महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल का ही समर्थन करें। अब फोन करके भी सीएम ने समर्थन मांगा है। जब विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया था, तब शरद पवार और उद्धव ठाकरे के भरोसेमंद संजय राउत भी मौजूद थे। दोनों की मौजूदगी ने ही विपक्ष की एकता का संदेश यानी कि मजबूती, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन ये कितना मजबूत है ये सभी को पता है। 21 अगस्त को विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। इस मौके पर शरद पवार और संजय राउत भी मौजूद थे। बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन के बाद शरद पवार का एक बड़ा बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था, ये चुनाव केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हमारे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, उन्हें मजबूत करने का चुनाव है। हमें पूरा विश्वास है कि न्यायमूर्ति रेड्डी, जो हमेशा न्याय, समानता और मानव अधिकारों के लिए दृढ़ता से खड़े रहे, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इन मूल्यों को अक्षुण्ण रखेंगे और उन्हें सुदृढ़ करेंगे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी दोनों ही दल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन के वक्त संजय राउत भी मौजूद थे, लेकिन वो पहले ही मराठी अस्मिता की बात कह चुके हैं। जब सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था तो उस वक्त उन्होंने उन्हें बधाई भी दी थी और उनकी तारीफ भी की थी। अब संख्या बल के आधार पर भी एनडीए का पलड़ा विपक्ष के कंपैरिजन में भारी है। जीत के लिए 392 वोटों की जरूरत है, जबकि एनडीए के पास 422 वोट है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के जो सांसद हैं वो भी अब एनडीए के समर्थित उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के हक में वोटिंग कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेस्ट कर्मचारी क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन को मिली बड़ी हार के बाद अब आदित्य ठाकरे का बयान आया है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने इस इलेक्शन को एक ट्रायल बोल करार दिया है। राज ठाकरे ने खुद इसे छोटी सी बात करार दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये चुनाव एक ट्रायल बोल था और खेला भी उसी तरह गया। प्लान में कुछ कमियां रही होंगी जिन्हें सुधारा जाएगा और कुछ अंदरूनी फेरबदल किए जाएंगे। आदित्य ठाकरे ने यह कहा कि ये चुनाव एक विशेष क्रेडिट सोसाइटी से जुड़ा था। इसी के साथ आदित्य ठाकरे ने यह दावा किया है कि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता का झुकाव किस तरफ है। राज और उद्धव ठाकरे की दोनों पार्टियों की ताकत क्या है, ये सब आपको दो भाइयों के एक साथ आने का आगामी निकाय चुनावों में पता चल जाएगा। आदित्य ने क्रिकेट की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये एक ट्रायल बॉल थी और देखना चाहिए कि ओवर कब शुरू होते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा था कि चुनाव नतीजे एक छोटी सी बात है। जब उनके चाचा की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मन से साथ आने की चर्चा है। इस बीच दोनों दलों ने बेस्ट कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में एक ज्वाइंट पैनल भी बनाया था। हालांकि ये पैनल सभी 21 सीटें हार गया। शशांक राव के प्रतिद्वंदी पैनल को सबसे ज्यादा यानी 14 सीटें मिली। उद्धव और राज ठाकरे की शर्मनाक हार के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बीएमसी चुनाव में भी ये दोनों भाई साथ आ सकते हैं या नहीं? इसको लेकर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, जिससे साफ है कि बेस्ट में मिली हार के बाद दोनों ठाकरे बंधु जो हैं वो बैकफुट पर आ चुके हैं। खबरों के आखिर में बात लाड़की बहन योजना की। महाराष्ट्र सरकार महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए लाड़की बहन योजना चलाती है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। अब इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठाने का मामला भी सामने आया है। 12,000 से ज्यादा आदमियों ने इस योजना के तहत फायदा उठा लिया। महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना में गड़बड़ियों से जुड़े इस घोटाले में राज्य में 12,000 से ज्यादा पुरुषों के अकाउंट में ये गड़बड़ी पाई गई है। अब राज्य सरकार इस योजना का जो फायदा उठा रहे हैं उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया है। ये पूरा घोटाला आरटीआई कार्यकर्ता अजय वासुदेव बोस की दायर एक याचिका की जानकारी के बाद सामने आया है, जहां पर सूचना के अधिकार के तहत उन्हें ये जानकारी मिली। लाड़की बहन योजना के तहत 12,000 से ज्यादा पुरुष रजिस्टर्ड थे और राज्य सरकार की प्रमुख योजना का फायदा उठा रहे थे। इससे पहले यह खुलासा हुआ था कि लाड़की बहन योजना
जिसे माझी लाड़की बहन योजना के नाम से भी जाना जाता है, उसके तहत 70,000 महिलाएं सरकारी कर्मचारी थे। लाड़की बहन योजना के फर्जी लाभार्थियों ने महाराष्ट्र सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। लाड़की बहन योजना के दूसरे घोटालों से निपटने के लिए राज्य सरकार लाभार्थियों का वेरिफिकेशन जो है वो सक्रिय रूप से कर रही है। साथ ही साथ जो अपात्र लड़की बहन योजना रजिस्ट्रेशन है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री ने कहा है कि सरकार 12,000 से ज्यादा पुरुषों के खातों की जांच भी कर रही है और जिनमें ये गड़बड़ी पाई गई है और जिन्होंने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।